नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह खीचड़ DR ऑनलाइन स्टडी पॉइंट पर आपके लिए लेकर आया हूं आज एक शानदार वीडियो। आप मेरे साथ बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आगामी जो रीट परीक्षा है उसकी तैयारी कैसे करें, और उससे संबंधित एक वीडियो लेकर आया हूं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की तैयारी कैसे की जाए। वर्तमान दौर में सभी विद्यार्थी इस चीज़ को लेकर भ्रमित हैं कि हम मनोविज्ञान पढ़ें या शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ें या क्या पढ़ें ताकि वो रीट में हमारे को अच्छे अंक दिला सके। किंतु मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि रीट की जो भर्ती होगी वो कक्षा 1 से 8 तक कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए शिक्षक तैयार करने के लिए रीट की परीक्षा का आयोजन करवाया जाता है। और कक्षा 1 से 8 तक वे बालक जो शैशवावस्था और बाल्यावस्था के बालक होते हैं और किशोरावस्था के प्रारंभिक अवस्था के बालक होते हैं, उनके लिए मनोविज्ञान किस प्रकार का होना चाहिए, तो हम यूँ कह सकते हैं कि बाल विकास या बाल मनोविज्ञान उन बालकों को समझने के लिए, उनके विकास को समझने के लिए अति आवश्यक विषय है। लेकिन हम जब इसको पढ़ रहे होते हैं तब मनोविज्ञान में कहीं कहीं और गोते लगाने लग जाते हैं, जबकि हमें ये ध्यान में रखना है कि हमें बालकों के विकास से संबंधित और उन बालकों से संबंधित शिक्षा शास्त्र को पढ़ना है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र रीट में कुल 30 अंक का है, जिसमें कुल मिलाकर के 5 यूनिट हैं। ये 30 अंक के साथ साथ सभी विषयों में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षा शास्त्र वाला जो पार्ट है वो भाषा 1 और भाषा 2, साथ ही विषय में भी शिक्षा शास्त्रीय मुद्दों के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का जो पोर्शन है वो 30 अंकों के साथ साथ बढ़ करके लगभग 60 अंकों तक पहुंच जाता है। आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि इसको किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। बाल विकास में जो प्रथम यूनिट आती है आपकी वह है वृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस यूनिट में हमें यह समझना है कि बालक की वृद्धि कैसी होती है, वृद्धि के साथ साथ में उसमें शारीरिक परिवर्तन कैसे होते हैं, उसमें मानसिक परिवर्तन कैसे होते हैं, और उनके आधार पर उनके लिए शिक्षा शास्त्र किस प्रकार का होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें इस पर अध्ययन करना है। वृद्धि एवं विकास इस यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो वृद्धि एवं विकास की संकल्पना, दूसरा वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत, तीसरी बात आती है वो आती है विकास की विभिन्न अवस्थाएं, और इसके बाद में आता है विकास के विभिन्न आयाम। विकास के विभिन्न आयाम। और इस यूनिट से लगभग 5 से 6 प्रश्न आने निश्चित है। चलो आज हम इसी यूनिट को पढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का जो प्रथम भाग है, प्रथम इकाई है वृद्धि एवं विकास। आज इसकी चर्चा करते हैं। वृद्धि एवं विकास की संकल्पना। वृद्धि किसे कहते हैं और विकास किसे कहते हैं। वृद्धि मानव शरीर के अंगों के साथ संपूर्ण शरीर में जो परिवर्तन होता है
जो बढ़ोतरी होती है उसे वृद्धि कहते हैं। इसके बारे में सोरेनसन ने लिखा है कि वृद्धि शब्द के अर्थ को स्पष्ट करते हुए सोरेनसन ने कहा है कि अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग सामान्यतः शरीर और उसके अंगों के भार एवं आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। यानी अपने शरीर में, बालक के शरीर में जितने भी परिवर्तन होते हैं, शारीरिक परिवर्तन होते हैं, वो वृद्धि कहलाते हैं। और यह गर्भाधान के 2 सप्ताह में प्रारंभ होता है। 2 सप्ताह से 20 वर्ष की आयु तक प्राय वृद्धि होती है और 20 वर्ष की आयु के पश्चात वृद्धि रुक जाती है। विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली जटिल प्रक्रिया है जो सामान्य से विशिष्टता की ओर अग्रसर होते हुए परिपक्वता की ओर बढ़ती है। वृद्धि के बाद में विकास के बारे में हरलॉक ने स्पष्ट किया है कि विकास वृद्धि तक ही सीमित नहीं है। विकास वृद्धि तक ही सीमित नहीं है, इसके अलावा इसके प्रौढ़ अवस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तन का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती रहती हैं। अर्थात विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। और इस प्रक्रिया के तहत, इस विकास की प्रक्रिया में वृद्धि के साथ साथ ह्रास भी शामिल है। उन्नति और अवनति दोनों निहित हैं। विकास में वृद्धि के साथ साथ ह्रास भी शामिल है। अब हम पढ़ते हैं वृद्धि एवं विकास में अंतर। वृद्धि और विकास में क्या क्या अंतर हैं, कुछ बिंदु मैंने संक्षिप्त में यहाँ लिखे हैं, इनको आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। वृद्धि के संदर्भ में कहा जाता है कि शरीर के अंगों या संपूर्ण शरीर की बढ़ोतरी को वृद्धि कहा जाता है। अर्थात गर्भाधान से लेकर प्रौढ़ावस्था तक जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं, शरीर में जो परिवर्तन होते हैं, उसे हम वृद्धि कहते हैं। अर्थात ये गर्भाधान से प्रौढ़ावस्था तक ही चलती है। विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भाधान से जीवन पर्यंत चलती रहती है। अर्थात वृद्धि प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में, किशोरावस्था के अंत तक चलती है, जबकि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म पूर्व है, जो गर्भाधान से जीवन पर्यंत चलती है। अगला, वृद्धि एक पक्षीय होती है। वृद्धि एक पक्षीय होती है। एक पक्षीय का मतलब कि शारीरिक परिवर्तनों को ही वृद्धि की संज्ञा दी जाती है। अर्थात वृद्धि के अंतर्गत शारीरिक परिवर्तन आते हैं, जबकि विकास एक बहुपक्षीय प्रक्रिया है। विकास के विभिन्न आयाम होते हैं, बहुत सारे पक्ष होते हैं। शारीरिक वृद्धि के साथ साथ में मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक, संज्ञानात्मक कई प्रकार के इसके पक्ष होते हैं। अर्थात विकास एक बहुपक्षीय प्रक्रिया है, जबकि वृद्धि एक पक्षीय प्रक्रिया है। वृद्धि यूं कहा जा सकता है कि वृद्धि विकास का ही एक भाग है। अर्थात विकास की प्रक्रिया में वृद्धि समाहित है। वृद्धि शारीरिक होती है, अतः इसका मापन किया जा सकता है। इसलिए वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन होती है, जबकि विकास मात्रात्मक परिवर्तन के साथ साथ गुणात्मक भी होता है। अर्थात विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों प्रकार का होता है। एक, वृद्धि की न तो कोई निश्चित दिशा होती है, न इसका कोई निश्चित क्रम होता है, जबकि विकास एक निश्चित क्रम एवं निश्चित दिशा में होता है। विकास की एक निश्चित दिशा होती है और विकास का एक निश्चित क्रम होता है, जबकि ऐसा वृद्धि में नहीं होता है।
वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है, क्योंकि शरीर में होने वाले परिवर्तन हम देख सकते हैं। एक बालक जो प्रवेश के समय उसकी आयु के आधार पर उसका शरीर का आकार और उसकी लंबाई, उसका वजन हम देख लेते हैं। कुछ समय पश्चात उसमें जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं उनको हम बाह्य आकलन कर सकते हैं, बाह्य उनका मापन कर सकते हैं। अर्थात वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है, इसमें इसके भार और आकार को हम बाह्य रूप से माप सकते हैं। और अर्थात वृद्धि एक मूर्त घटक होता है, अर्थात जिसको हम देख सकते हैं। विकास का स्वरूप आंतरिक होता है, अर्थात विकास एक अमूर्त घटक होता है। इस प्रकार से हम वृद्धि और विकास में अलग अलग अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। वृद्धि और विकास के अंतर के पश्चात हमें यह समझना है कि वृद्धि और विकास के संदर्भ में सही क्या है। तो वृद्धि एवं विकास न दोनों समान हैं और न ही दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। हमने इनके अंतर पढ़े तो उनसे अपने को स्पष्ट होता है कि ये दोनों समान तो नहीं हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के विपरीत भी नहीं हैं, बल्कि दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यहाँ ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ कई बार एक सवाल पूछ लिया जाता है कि वृद्धि और विकास के संदर्भ में सही है, दोनों समान हैं, दोनों विपरीत हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, उपरोक्त सभी सही हैं। तो प्राय छात्र यहाँ गलती कर देते हैं, उपरोक्त सभी कर देते हैं, जबकि हमें ध्यान रखना है कि एक दूसरे के पूरक हैं, न कि एक दूसरे के विपरीत।